BDTH नोवेल की एक और ऑसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। और यस, इस एपिसोड में जियान करेगा उस स्काई डीमन पपेट को रिफाइन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर का वोफल पॉइजन बॉडी एरप्शन। शाओशियान को हील करने के चक्कर में जियान कई बार फिसलते फिसलते बचा। उस एपिसोड को देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फाइनली काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो सही हो जाती है। अब समय आ गया था टियान जुन्जे की हेल्प करने का, जिससे वो उस इविल सोल को रिफाइन कर सके। जियान जाता है दोबारा से उस मैग्मा वर्ल्ड में। वेल स्पेसिफिकली वहां पर जाने का रीजन ये था कि जियान फायर एफिनिटी द्विकी को प्रैक्टिस करता था। मैग्मा वर्ल्ड का हॉट टेम्परेचर उसकी और भी ज्यादा हेल्प करेगा। जब वो अपनी बनाई हुई केव में एंटर करता है तो टियान जुन्जे भी बाहर आ जाते हैं और लियाओ तुरंत ही चुटकी बजाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम एक ब्लैक फॉग को, जो कि उस व्हाइट रिंग में से बाहर आ रहा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद ये एक फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जैसे ये फिगर अपीयर होता है, इसने काफी अनयूजुअल डेंस एनर्जी को रिलीज कर दिया था, पर यहाँ पे मौजूद लोग कोई नॉर्मल नहीं थे। इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस वाली एनर्जी उन्हें अफेक्ट नहीं कर पाती। टियान जुन्जे और जियान का ध्यान भी इसके ऊपर चला गया था। अब शायद क्योंकि इन दोनों ने इसे पहले कैप्चर किया था, ये इविल स्पिरिट बाहर आके इनके ऊपर हमला नहीं करती। हम उसे तुरंत एक ब्लैक शैडो में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, जो कि इस केव से बाहर जाने लगती है। ये इविल सोल फाइट की जगह भागने का डिसीजन लेती है, लेकिन टियान जुन्जे ऐसा उसे कैसे करने दे सकते थे। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, वहां से काफी अमाउंट में फॉलन हार्ट फ्लेम फैलने लगी थी। तुरंत इस हेवली फ्लेम ने एक वेव का आकार ले लिया था। इससे पहले ये इविल सोल बाहर जा पाती, इस फायर वेव ने ऑलरेडी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था। जब वो इस इनविजिबल फायर वेव को सेंस करती है तो उसकी आंखों में एक डीप फियर फ्लैश हुआ था। भले ही इसके पास कुछ खास इंटेलिजेंस नहीं थी, पर वो इस फायर वेव में से काफी डेंजर को सेंस कर पा रही थी। अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके वो इस वेव के पास नहीं जाती। इस समय इसकी बॉडी उस वेव से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। वेल एक्चुअली में ये फ्लोट कर रही थी, लेकिन तुम समझ जाओ। इससे पहले इविल सोल खुशी मना पाती, टियान जुन्जे ने अपने हाथ को वेव कर दिया था। तुरंत ही वो फायर वेव नीचे की तरफ गिर गया था। अगले सेकंड में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फायर वुल्फ में, जो कि इस इविल सोल पे झपट्टा मार के उसे रैप कर लेता है। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इविल सोल रिएक्ट नहीं कर पाई थी। फॉलन हार्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही इसकी बॉडी से व्हाइट स्मोक रिलीज होने लगता है। रिपीटेडली एक चीची साउंड बाहर आ रहा था। अब ये इविल सोल काफी तेजी से स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। भले ही इंटेलिजेंस न पोजेस करती हो, जिसकी वजह से वो नहीं जानती कि फॉलन हार्ट फ्लेम उसकी स्पिरिट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन जो दर्द उसकी सोल बॉडी एमिट कर रही थी, उसकी वजह से इसका स्ट्रगल और भी बढ़ जाता है। तुरंत एक लाल रंग का फॉग उसकी बॉडी से बाहर आ गया था। जो फॉलन हार्ट फ्लेम और ये रेड फॉग एक दूसरे से टकराते हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को इरोड करना शुरू कर देते हैं। इविल सोल की इस रिटेलिएशन की वजह से टियान जुन्जे का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया था। जैसे ही वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करते हैं, वो फायर वेव श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इस फायर वेव के श्रिंक होने की वजह से ये इविल सोल भी छोटे होने लगती है। टियान जुन्जे चिल्लाते हैं कि जियान फॉलन हार्ट फ्लेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। जियान जो कि साइड में बैठ के ऑलरेडी ऑर्डर्स का वेट कर रहा था, ये सुन के तुरंत ही हाँ बोल देता है। उसके एक इशारे पे काफी अमाउंट में फायर दुईकी बाहर आ गई थी। जैसे इस दुईकी ने वेव में टच किया था, ये फायर वेव इस एनर्जी को तुरंत ही सॉलो कर लेता है। इस दुईकी के कंजम्पशन की वजह से तुरंत ही फॉलन हार्ट फ्लेम और डेंस हो जाती है। दूसरी तरफ वो इविल सोल काफी तेजी से चीखने लगी थी। भले ही उसने चाहे कितना भी स्ट्रगल किया हो, लेकिन वो इस वेव से बाहर नहीं आ पाती। टियान जुन्जे इस इविल सोल को देखते हुए एक डीप आवाज में कहते हैं कि इस फायर वेव को और भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जियान अभी बिल्कुल शांत था। जैसे ही उसकी 10 उंगलियां आगे जाती हैं, उनमें से कई दुईकी पिलर्स इरप्ट हुए थे। फाइनली वो सीधा उस फायर वेव में जाके मर्ज हो जाते हैं। इस दुईकी के एडिशन की वजह से अब इस हेवली फ्लेम का टेम्परेचर और भी फ्राइटनिंग हो गया था। एंड में जाके वो इविल सोल काफी तेज से चिल्लाती है। अगले सेकंड में वो एक ब्लड कलर के फॉग में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो कि उस फायर वेव के अंदर फ्लोट करने लगती है। इस सीन को देख के टियान जुन्जे रिलीफ फील करते हैं। हैंड सील्स को चेंज करते ही फायर वेव स्कैटर हो जाता है। उनके इशारे पे ये फॉलन हार्ट फ्लेम एक कल्ड्रन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसका साइज 10 फीट से ज्यादा होगा। इस कल्ड्रन के अंदर वो फॉग इसकी दीवारों से टकराने लगता है। जिस हिसाब से टियान जुन्जे ने इस कल्ड्रन को फॉर्म किया था, इसे देख के जियान की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। तभी वो याद करता है कि यहाँ पे एक एलीट दोजुन की बात हो रही है। वो ये एडमिट करता था कि उसके फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड्स टियान जुन्जे से पीछे है और लिया अपने नेम को डिजर्व करते थे। वेल उनका नाम था टियान हुओ जुन्जे, जिसमें टियान हुओ का मतलब है स्काई फायर। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस हेवनली फ्लेम से बने हुए कल्ड्रन की तरफ। अभी इसका टेम्परेचर बहुत ही फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुका था। इस हाई टेम्परेचर में रिफाइन होने की वजह से अब उस इविल सोल का रेड कलर भी काफी पेल हो जाता है। जियान अच्छे से जानता था कि जैसे ये ब्लड कलर पूरी तरीके से चला जाएगा, ये इविल सोल एक प्योर एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की, लेकिन उसके हिसाब से रिफाइनमेंट की प्रोसेस काफी स्लो थी। जिस तरीके से वो रिफाइन कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से रिफाइन करने में 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। तभी हम देखते हैं टियान जुन्जे को। जब ये इविल सोल रिफाइन होने की साइंस दिखाने
आने लगी थी तो फिर उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो जियान से कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो इस फायर को मेंटेन करने में। इस फायर कर्लन को क्रिएट करने की वजह से मेरा एग्जॉशन काफी ज्यादा हो गया है। जियान कहता है ठीक है। इस समय टियान जुंजे फ्लेम को कंट्रोल कर रहे थे। जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम में बस इनफ दुई प्रोवाइड करनी थी। ऐसा करने से उसके मेंटल स्ट्रेंथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जियान की कंफर्मेशन के बाद टियान जुंजे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब वो पास में पड़ी रॉक पे बैठ चुके थे। हम उनकी सोल बॉडी से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के थ्रेड को बाहर आते हुए देखते हैं जो कि इस समय फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था। ऐसा करने से इस रिफाइनमेंट में कोई परेशानी नहीं आती। टियान जुंजे को अपनी आंखें बंद करते हुए देख जियान ने स्कर्लन की तरफ अपनी दुई को सप्लाई करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम उसके हाथ में उस ऑर्डिनरी ग्रेश ब्राउन बैम्बू स्क्रोल को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये स्क्रोल जियान को डीमन फ्लेम वैली की ट्रेजरी में मिला था। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है स्काई डीमन पपेट वाले स्क्रोल की। ये एक ऐसी स्किल थी जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते थे। अपनी फिंगर को फ्लिक करते ही स्क्रोल खुल जाता है। जो शब्द इसमें लिखे हुए थे वो डायरेक्टली जियान के दिमाग में एंटर करने लगते हैं। अब ये एक ऐसी मेमोरी बन चुकी है जो कि रिमूव नहीं होगी। मैग्मा वर्ल्ड की ये गुफा अब साइलेंट मोड में चली गई थी। टियान जुंजे अपना पूरा फोकस कर रहे थे उस इविल सोल को रिफाइन करने में। वहीं पे जियान का पूरा ध्यान उन मिस्टीरियस वर्ड्स पे था जो कि इस बैम्बू स्क्रोल में लिखे हुए थे। यहाँ का ये क्वाइट माहौल करीब 1 घंटे के लिए चलता रहता है। जियान टियान जुंजे की आवाज सुन के रिकवर होता है। सीन कुछ ऐसा था कि जियान इस कर्लन में दुकी को सप्लाई करना भूल गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। 1 घंटे की डीप स्टडी की वजह से जियान को स्काई डीमन पपेट स्किल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। अगर कोई इसे रिफाइन करना चाहता है तो सबसे पहले जरूरी होगी 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की, जिनमें सबसे पहले आती है कॉर्प्स, फिर एक मॉन्स्टर कोर और एंड में स्पिरिट। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी जिससे इस पपेट की बॉडी और भी टफ होगी। हम उसे इस बैम्बू स्क्रोल के ऊपर टैप टैप करते हुए देख सकते हैं। जियान एक डीप थिंकिंग में चला गया था। बेसिकली इसे रिफाइन करने के लिए उसके पास सारी की सारी चीजें हैं। कॉर्प्स के लिए वो यूज कर सकता था यूनशन या फिर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की बॉडी। मॉन्स्टर कोर के लिए उसे डीमन फ्लेम वैली के वेयरहाउस में एक लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर मिला था, और जो चोयन एम्पायर में हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर टाई को उसने कैप्चर किया था उसका यूज हो सकता है एज अ स्पिरिट। बाकी के मेटेलिक इंग्रेडिएंट्स भी वो अपने स्टोरेज रिंग में पोजेस करता था। एक एल्केमिस्ट होने की वजह से उसको भी चीजें कलेक्ट करने की आदत लग गई थी। जब वो स्पिरिट के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में कोल्ड ग्लेंड फ्लैश होता है। एक ही इशारे पे वो जेड बोतल उसके हाथ में आ चुकी थी, जिसे ऊपर से फॉलन हार्ट फ्लेम ने कवर करके रखा है। इस बोतल में से कई स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रेड्स बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो इस बोतल को रब करता है इसके ऊपर से फ्लेम गायब हो जाती है। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उसने एक वॉइस को ट्रांसमिट किया था। जियान कहता है कि हानफेंग क्या तुझे पता है टीचर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल ने कहाँ पे रखा है। इसके रिप्लाई में बोतल से घमंड से भरी आवाज बाहर आती है। वो कहता है जियान क्या तुम सच में उस बुड्ढे को रेस्क्यू करना चाहते हो जो कि मेरे मारने से भी नहीं मरा? क्योंकि ऐसा है तो तुम सपने देखना बंद कर दो। अगर हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से तुम्हारी मुलाकात होती है तो तुम्हारी औकात उनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। फिर भी अगर तुम सच में जानना ही चाहते हो तो मुझे बाहर निकाल के मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। अगर दया आ गई तो मैं तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये सुन के जियान का फेस एकदम इंडिफरेंट रहा था। वो भी और अपनी सांसें बर्बाद नहीं करता। चुटकी बजाते ही फॉलन हार्ट फ्लेम इस बोतल में एंटर करती है। कुछ ही देर बाद हम किसी के बहुत तेजी से चीखने की आवाजें सुन सकते हैं। ये आवाजें उस जेड बोतल से आ रही थी। वो एक डरी हुई आवाज में कहता है कि मुझे जलाना बंद करो, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। हम चीजों को आराम से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जियान जेड बोतल से बाहर आ रही इन आवाजों को इग्नोर कर देता है। जियान के एक ही इशारे पे एक और फॉलन हार्ट फ्लेम की लेयर ने इस बोतल को सील कर दिया था। जब वो चेक कर लेता है ये जेड बोतल सही सलामत है तो ये वापस से चली जाती है स्टोरेज रिंग में। वो जानता था कि अगर ऐसे इंसान से बात करनी है तो फिर बात से पहले लात से बात करनी पड़ती है। ये करने के बाद उसका ध्यान चला गया था उस फायर कल्ड्रन पे। अब उस इविल सोल का लाल रंग काफी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो चुका था। क्लियरली ये रिफाइनमेंट काफी अच्छे से आगे जा रही है। अपने हाथों से उस बैम्बू स्क्रोल के साथ खेलते हुए उसके चेहरे पे एक हेजिटेशन वाला एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। थोड़ा सा और सोचने के बाद उसने स्क्रोल को वापस से स्टोर कर लिया था, क्योंकि अभी इस फायर कलर में फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिफाइनमेंट के बाद वो बाकी की चीजों को हैंडल कर सकता है। हेजिटेशन को छोड़ के उसने अपने दिमाग में एक डिसीजन लिया था। एक गहरी सांस लेने के बाद वो बैठ गया था क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। जो दी की अभी तक उसने एग्जॉस्ट करी थी, अब समय आ गया था उसे रिप्लेनिश किया जाए। 3 दिन कैसे चले गए ये मालूम भी नहीं पड़ा था। आज के दिन जिन दोनों ने काफी टाइम से अपनी आंखों को बंद करके रखा था, कोइंसिडेंटली वो अपनी आंखें साथ में खोलते हैं। दोनों की नजरें टिक गई थी उस फायर कल्ड्रन की तरफ। दोनों सेंस करते हैं कि वो ब्लड कलर फॉग पूरी तरीके से स्कैटर हो गया है, जिसे केओटिक क्लस्टर रिप्लेस कर लेता है। जियान इस क्लस्टर में से काफी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। इस इनविजिबल गैस की तरफ देख के टियान हो जुंजे की आंखों में एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे वेव करते हैं, ये फायर कल्ड्रन कोलैप्स हो गया था। इमीडिएटली फॉलन हार्ट फ्लेम सीधा जियान
की बॉडी में आके समा जाती है। वहीं पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी टियान जुनजे के द्वारा सॉलो कर ली गई थी। उनका फिगर एक व्हाइट कलर के ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर उस स्नो व्हाइट रिंग में वापस चला जाता है। जाते जाते वो जियान से कहते हैं, आहा जियान, जिस तरीके से तुमने मेरी हेल्प करी है इसका ग्रेटिट्यूड मैं शब्दों से शो नहीं कर सकता। इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हारे इस हेल्प को जरूर रिपे करूंगा। और हाँ, इस बार मुझे इसे अब्सॉर्ब करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, तो फिर तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। टियान जुनजे की इस आवाज को सुन के जियान स्माइल करने लगा था। इग्नोर करने के बाद वो देखने लगता है इस खाली केव को। जियान कहता है कि अगर आपका मामला सेट हो ही चुका है तो फिर मैं भी स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करना शुरू करता हूँ। इस समय बाहरी दुनिया में रात का समय था। आसमान में तारे बिखरे हुए थे। मैगा वर्ल्ड के बाहर एक शांति फैली हुई होती है। जियान उस केव के अंदर एक बड़ी सी रॉक के ऊपर क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठा हुआ होता है। अभी उसका एक्सप्रेशन काफी सीरियस था। एक सेकंड के बाद जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है, उसकी स्टोरी रिंग से 2 आइटम्स बाहर आते हैं। ये दोनों चीजें जमीन पे काफी हैवीली गिरी थी, जिसकी वजह से काफी डस्ट फैल जाती है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये थी 2 कॉर्प्सेस जिन्हें पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। जियान इन दोनों डेड बॉडीज से अनफेमिलियर नहीं था, क्योंकि ये डेड बॉडीज थी ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट और युनशैन की। जब उसकी नजर जाती है उनके चेहरों पे तो अपने एंड मोमेंट का एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे अभी भी बना हुआ था। इस समय जियान युनशैन की लाश को काफी ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सांस लेता है। युनशैन को मारने के बाद अब इतने साल हो गए हैं, जिसकी वजह से जियान की हिट रेट थोड़ी कम हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था मिस्टी क्लाउड सेक्ट का डिसबैंड होना। ऐसी बात नहीं है कि जियान को उनके ऊपर दया आ रही हो। आखिरकार जो उन्होंने जियान के साथ किया था उसकी ये बस छोटी सी कीमत थी। अगर इन डेड बॉडीज की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो फिर मरने से पहले युनशैन की स्ट्रेंथ रही होगी 2 स्टार दोजोंग पे। वहीं पे ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट था लेवल 7 स्टार का दोजोंग। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए कि इन दोनों में से किस डेड बॉडी का यूज करके स्काई डीमन पपेट को ज्यादा अच्छे से रिफाइन किया जा सकता है, तो फिर इसमें से ज्यादा चांस थे ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की कॉर्प्स के। दूसरी बात ये थी कि जियान नहीं चाहता था कि वो युनशैन का मनहूस चेहरा बार बार देखे। इवन युनशैन एक पपेट में चेंज कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी जियान काफी डिस्गस्टिंग फील करता था। अभी जियान युनशैन की डेड बॉडी को एक अब्सेंट माइंडेडनेस से देख रहा था। उसके दिमाग में एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी फिगर अपीयर होती है। जियान आसमान की तरफ बड़बड़ाते हुए कहता है यूनियन। उसे याद आता है कि जानने से पहले यूनियन की आंखों में कितनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थी। उनमें जियान 70% अकेलापन, 20% हेल्पलेसनेस और 10% सैडनेस देख सकता था। साथ ही में एक हल्की सी हेट्रेड वाली फीलिंग भी थी। आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, जियान ने जो भी यूनियन के पास था सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो जियान को हेट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से जामा एम्पायर से बाहर जाने का फैसला लेती है। जिस तरीके से वो सोचती थी जामा एम्पायर में अब उसके लिए कुछ बचा नहीं था। एक बार यहाँ से जाने के बाद वो शायद वापस नहीं लौटने वाली। हम जियान की फिस्ट को टाइट होते हुए देखते हैं। वो समझ पा रहा था कि यूनियन के लिए उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स हैं। आखिरकार ये पहली वुमन थी जिसके साथ ट्रेडिंग टाइम में पहला स्किन कांटेक्ट हुआ था। उस समय जो केव में हुआ था उन सीन्स को जियान कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस मूवमेंट के बाद जियान समझ गया था कि आखिर एक वुमन क्या होती है। उसके दिल में यूनियन की इमेज हमेशा साथ रहेगी। वो कहता है कि हम किस तरीके से मिले थे, पर हमारी स्टोरी का एंड किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने शाओ क्लैन की हालत करी थी, जियान उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता था। मिस्टी क्लाउड सेक्ट की लीडर होने की वजह से यूनियन को भी जियान के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है, भले ही एंड में उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई हो। शायद ये एंडिंग ऑलरेडी शुरू से ही डिसाइड करी जा चुकी थी। इस समय केव में जियान के गहरी सांसों की आवाजें आ रही थी। एक ही इशारे पर युनशैन की डेड बॉडी दोबारा से उसकी स्टोरेज रिंग में कैद हो जाती है, क्योंकि इसका स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करने में यूज नहीं होगा। उसे क्लियरली ऐसा करने का रीजन तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अगर यूनियन फ्यूचर में उसे कभी मिलती है, वो दोबारा से युनशैन को दिखा के उसे और भी घायल नहीं करना चाहता। जामा एम्पायर को छोड़ने के बाद जिया ने दोबारा यूनियन की कोई न्यूज नहीं सुनी थी। ये द्वीकी कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि एक इंसान को ढूंढने में पूरी लाइफ निकल जाएगी, पर फिर भी जियान को एक वेग फीलिंग थी कि सेंट्रल प्लेन्स में यूनियन से दोबारा मुलाकात होगी। जियान कहता है टीचर मैं तुम्हें एक बार रेस्क्यू कर लूं, तुम्हारे लिए डेफिनेटली इससे स्ट्रॉन्ग बॉडी को मैं ढूंढूंगा। इसी के साथ उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। एक इशारे पे वो जेड ग्रीन फ्लेम बाहर आती है। जैसे जियान अपनी चुटकी को बजाता है, ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की ये बॉडी इस फ्लेम के द्वारा कवर कर ली गई थी। इसके हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी आइस मेल्ट होने लगती है। आइस के मेल्ट होने के बाद उसके कपड़े पाउडर में बदल गए थे। इस हॉट टेम्परेचर की वजह से उसकी स्किन एकदम लाल हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रही थी, ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी से कुछ काले हवा के थ्रेड्स बाहर आ रहे थे, जिन्हें जियान की हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से खत्म कर रही थी। ये ब्लैक गैस वो एनर्जी होती है जिसमें जब ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जिंदा था उसकी इंस्टिंक्ट छिपी हुई थी। अगर इसकी बॉडी से इस ब्लैक गैस को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया तो फिर दूसरी स्पिरिट इसमें मर्ज नहीं हो पाएगी। सीन ये है कि स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करने के लिए इस बॉडी की जरूरत है। साथ ही में
दूसरी स्पिरिट इसमें सीमलेसली मर्ज होनी चाहिए। इस वजह से स्कॉर्प्स वेपर को बाहर निकालना बहुत जरूरी था। जियान अपनी हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर काफी प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से वो ब्लैक गैस तो बाहर आती है पर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी को डैमेज नहीं होता। बस इस बॉडी को ही रिफाइन करने में जियान को 3 घंटे लग गए थे। इस टाइम में वो ब्लैक गैस ही एक्सपेल हो पाई थी। जब उस ब्लैक वेपर का फाइनल थ्रेड बाहर निकलता है तो जियान के चेहरे पे एक रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आता है। जियान अपनी उंगली को फ्लेक करता है जिससे दुखी की 2 लाइंस शूट हो गई थी। ये लाइंस उस कॉर्प के फोरहेड और चेस्ट पे 2 होल्स को क्रिएट कर देती है, लेकिन ऐसा करने पे इस डेड बॉडी से बिल्कुल ब्लड बाहर नहीं आता। लगता है रिफाइनमेंट के दौरान वो पूरा वेपराइज हो चुका है। ये स्टेप स्काई डीमन पपेट के लिए काफी एसेंशियल था। अभी इस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी में कुछ सर्कल जैसी चीजें दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा का कलर हो गया था ग्रेश व्हाइट और उसकी स्किन हड्डियों से चिपक गई थी। हम इसके हाथों को भी काफी लंबा होते हुए देखते हैं। ये किसी शार्प डैगर की तरह दिखाई दे रहे थे। जो इंस्ट्रक्शंस उस बैम्बू स्क्रोल में लिखे गए थे, जियान उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। कई चीजें कंप्लीट करने के बाद वो एक इशारा करता है जिससे वो फायरी रेड बीट बाहर आ गया था। ऑफ कोर्स ये वही मॉन्स्टर कोर था। ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की स्किन पे जो छोटा सा होल था, ये मॉन्स्टर कोर उसके अंदर चला जाता है। ये काम खत्म करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। हम उसे एक जेड बोतल को बाहर निकालते हुए देखते हैं। ये बोतल काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इसको बाहर फेंक रही थी। तुरंत ही जेड बोतल से एक चिल्लाने की आवाज बाहर आती है, जियान आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे जाने दोगे। ये सुन के जियान के फेस पे आ गई थी कोल्ड स्माइल। वो कहता है प्रोटेक्टर टाई तुम इतने एंग्शियस क्यों हो रहे हो, चलो मैं तुरंत ही तुम्हें जाने देता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था जिससे वो जेड बोतल टूट जाती है। जैसे ही एक ब्लैक कलर की स्पिरिट बाहर आई थी, इसने एंट्रेंस की तरफ भागना शुरू कर दिया था। इस चीज के लिए जियान पहले से ही प्रिपेयर हो रखा था तो वो इसे कैप्चर कर लेता है। हम इस ब्लैक रंग की स्पिरिट को काफी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। ये लगातार जियान को कोसे जा रही थी। इसकी आवाज में क्रेजीनेस और डर था। क्लियरली प्रोटेक्टर टाई को मालूम पड़ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस वजह से वो अपनी फाइनल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। जियान एक डेंस नजर के साथ इस प्रोटेक्टर टाई को देख रहा था। इस सोल बॉडी के स्ट्रगल को जियान इग्नोर करता है। तुरंत ही उसके हाथ को कवर कर लेती है वो ग्रीन फ्लेम, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टर टाई को जलाने लगी थी। अब इस गेम में से प्रोटेक्टर टाई की चिल्लाने की आवाजें बाहर आती हैं। जितनी भी गालियां उसे आती थी वो जियान के ऊपर सभी को यूज कर देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियान को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो लगातार अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा था। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कुछ ही देर बाद जो ये प्रोटेक्टर टाई काफी टाइम से सील था, अब उसकी सोल की इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाती है। प्रोटेक्टर टाई की अवेयरनेस को रिफाइन करने के बाद जियान इस ब्लैक कलर के फॉग को काफी ध्यान से देखता है। मामला सेट होने पे वो इस बिना इंटेलिजेंस वाली स्पिरिट को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के फोरहेड वाले होल में डाल देता है। जैसे ही स्पिरिट एंटर करती है, ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वो बंद आंखें खुल गई थी। उन आंखों में एक डार्क कलर को देखा जा सकता है। इस सीन को देख के जियान सरप्राइज नहीं हुआ था। अपने हाथ को एक बार घुमाने से कई चमकते हुए मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाहर आ जाते हैं। ये चीजें स्टोरेज रिंग से बाहर आके जियान के सामने फ्लोट कर रही थी। पूरे इंग्रेडिएंट्स को एक बार चेक करने के बाद जियान हल्के से नोड करता है। दोबारा से जेड ग्रीन फ्लेम ने उसके हाथ को कवर कर लिया था। एक सक्शन फोर्स की वजह से सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स अंदर खींच लिए जाते हैं। जैसे जैसे ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, ये मेटल ऑब्जेक्ट्स पे गलने की कगार पे आ चुके थे। इस समय जियान की अटेंशन 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक हाथ से वो उस फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था जिससे वो डेड बॉडी कंटिन्यूअसली रिफाइन हो सके। दूसरी तरफ वो इन मेटल ऑब्जेक्ट्स को रिफाइन करने की कोशिश करता है। दोनों ही जगह अलग तरीके का प्रिसाइज कंट्रोल करना पड़ता था। इस लेवल का फ्लेम कंट्रोल काफी डिफिकल्ट होता है। अच्छी बात यह है कि जियान ने ऑलरेडी उस फायर रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग स्किल को प्रैक्टिस कर लिया था, जिससे उसकी मेहनत और मशक्कत बच जाती है। इन दोनों ही चीजों को रिफाइन करने के लिए काफी टाइम लगेगा, स्पेशली ये कॉर्प्स, ये तो और भी ज्यादा टाइम लेगी। जब ये रिफाइनमेंट एक और स्टेप आगे जाएगी तो फिर ये मॉन्स्टर कोर इस कॉर्प्स में मिल जाएगा। जियान ये समझ चुका था कि ये टास्क कम समय में कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से रिकवर होने के लिए वो दोबारा से बैठ जाता है। दोनों ही चीजों के परफेक्ट मर्ज होने का वो वेट कर रहा था। अब उसको वेट करते करते 7 दिन हो जाते हैं। इन 7 दिनों में वो अलग अलग मेटल ऑब्जेक्ट्स रिफाइन हो चुके थे। अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे एक डार्क गोल्ड कलर के लिक्विड में। जब ये लिक्विड फ्लेम के अंदर फ्लोट करता है तो ये देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे के सारे मेटल के रिफाइनमेंट के हो जाने के बाद भी स्काई डीमन पपेट की बॉडी, मॉन्स्टर कोर और स्पिरिट परफेक्टली मर्ज नहीं हो पाई थी। खैर जियान भी इसको लेके ज्यादा चिंता नहीं करता। कुछ और टाइम बीत जाने के बाद जियान की आंखें अचानक से खुलती हैं। उनमें अब एक जॉय को देखा जा सकता था। अपने मुंह से कई अजीब सी आवाजें निकालते हुए वो अपनी हैंड सीज को चेंज करना शुरू कर देता है। ऐसा करने पे उस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। तुरंत ही एक साउंड उसके शरीर से बाहर आया था। तुरंत ही जिस स्पिरिट ने इसके हेड में एंटर किया था, ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिट की बात हो रही है, अचानक से एक इनविजिबल फोर्स इस स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये कई लाइट स्पॉट्स में चेंज होकर उस पूरी बॉडी में समा गए थे। इस स्पिरिट के लाइट स्पॉट में चेंज होने की वजह से
इस कॉर्प्स के अंदर का वो मॉन्स्टर कोर एकदम बजिंग साउंड करने लगा था। अगले ही मोमेंट में ये पपेट एक वाइल्ड और वॉलेंट एनर्जी को रिलीज करता है। जियान फील कर पा रहा था कि अब इसकी पूरी बॉडी में काफी एनर्जी फ्लो कर रही है। जैसे उसके मॉन्स्टर कोर और स्पिरिट में ये बदलाव हुआ था, इस पपेट का रंग और भी था ग्रेश व्हाइट हो गया था। हम देखते हैं धीरे से उसकी बॉडी को श्रिंक होते हुए। ऐसा होने पे एक मैजेस्टिक ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। इस ऑरे में किसी भी तरीके का इमोशन नहीं था। जब जियान इस ऑरे को सेंस करके जानता है कि ये 4 स्टार डोजोंग पे पहुंच चुका है, तो उसकी आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। अपने दिल में एक्साइटमेंट को वो जैसे तैसे करके कंट्रोल कर पा रहा था। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे की तरफ ले जाता है, वो डेंस गोल्ड कलर का लिक्विड आगे की तरफ शूट हो गया था। हवाली फ्लेम की वजह से इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था। जैसे ही ये कॉर्प से कांटेक्ट करता है, वहां से एक व्हाइट फॉग बाहर आने लगा था। साथ ही में जियान की नाक में जाती एक बर्निंग स्मेल। लेकिन इस मेटल लिक्विड की वजह से इस पपेट की बॉडी में कोई डैमेज नहीं होता। आखिरकार रिफाइनमेंट के बाद इस पपेट की स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुरंत ही इस पपेट ने एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज किया था, जिससे ये डार्क गोल्ड सोल्यूशन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। अगले सेकंड में हम एक स्मेली व्हाइट फॉग को उसकी बॉडी से बाहर आते हुए देखते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी बॉडी चीची का साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। जैसे ये लिक्विड पूरी तरीके से बॉडी पे स्प्रेड होता है, अब ये ग्रेश व्हाइट रंग चेंज हो गया था डार्क गोल्ड कलर में। ये गोल्डन लस्टर एक ऐसी फीलिंग दे रहा था जैसे कि ये काफी ज्यादा हार्ड हो। इस पपेट की बॉडी को देख के जियान एक गहरी सी सांस लेता है। उसके एक इशारे से दोबारा से हेवनली फ्लेम बाहर आती है, जो कि एक हाई टेम्परेचर के साथ इस पपेट को कवर कर लेती है। जियान की हेवनली फ्लेम की इस ग्रिलिंग की वजह से ये डार्क गोल्ड कलर का लिक्विड उसकी स्किन के नीचे जाने लगा था। जैसे जैसे फ्लेम का टेम्परेचर और इंटेंस होता है, अब इस पपेट की बॉडी का कलर हो गया था डार्क ग्रीन। दूर से देखने पे एक ब्रॉन्ज स्टैचू जैसा लग रहा था। ये देख के जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। इस डार्क कलर को देखते ही वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तो बस ब्रॉन्ज कलर का निकला। उस बैम्बू स्क्रोल में ये बात रिकॉर्ड करी गई थी कि ये स्काई डीमन पपेट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जो कि है स्काई, अर्थ और मैन ग्रेड में। स्काई कैटेगरी के पपेट होते थे गोल्ड कलर में, वहीं पे अर्थ कैटेगरी के होते थे सिल्वर कलर में। सबसे नीचे आने वाला मैन पपेट होता था ब्रॉन्ज रंग का। ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की बॉडी से रिफाइन करी हुई इस पपेट की बॉडी का कलर दिखा रहा है कि इन तीनों कैटेगरीज में नीचे बिलोंग करता है। तभी मैं कहूँ कि जियान इतना जरा डिसैटिस्फाइड क्यों लग रहा था। भले ही वो कितना भी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हो, पर वो अपनी फ्लेम की ग्रिलिंग को बिल्कुल नहीं रोकता। कुछ ही देर में इस फ्राइटनिंग टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड इसकी स्किन और मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सो कॉल्ड स्काई डीमन पपेट की रिफाइनिंग में इन मेटल मटेरियल्स का यूज किया जाता था इसकी बॉडी को पावरफुल बनाने में। अगर यही प्रोसेस बॉडी की जिंदा होने पे करी जाती तो फिर ये एक ब्लास्ट के साथ वहीं पे खत्म हो जाती। अच्छी बात यह है कि ये पपेट बॉडी पूरे पेन को इग्नोर कर सकती है। इस वजह से अगर इस पपेट को रिफाइन किया जाता है तो भले ही इसे कोई 2 टेक्निक नहीं आती हो, फिर भी इसकी फिजिकल बॉडी ही एक किलिंग वेपन है। तुरंत ही हम उसके शरीर में एक सिल्वर ग्लो को फ्लैश होते हुए देखते हैं, जिसमें हल्का सा हरा कलर भी मिला हुआ था। अचानक से अपीयर हुए इस सिल्वर ग्लो को जियान इग्नोर कर देता है। वो भी एक्साइटमेंट के साथ इस पपेट की बॉडी को देख रहा था। देखते ही देखते ही सिल्वर लाइट और भी प्रोड्यूस होने लगती है। अभी तक जियान की आंखें बिल्कुल ब्लिंक नहीं हुई थी। पपेट की बॉडी से वो डार्क ब्रॉन्ज कलर भी डिस्पर्स हो जाता है। ऐसा होने पर उस पपेट की बॉडी का ऑरा और भी इंक्रीज होने लगा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड के बाद ये डार्क ब्रॉन्ज पपेट बन गया था एक शाइनी सिल्वर कलर का। अफसोस की बात यह है कि इसमें थोड़ा सा ब्रॉन्ज कलर देखा जा सकता है। खैर, इतने सारे सिल्वर ग्लो की वजह से इसे इग्नोर किया जा सकता था। जब ये सिल्वर ग्लो अपने पीक पे पहुंचता है तो फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। इसका बढ़ता हुआ ऑरा भी अब रुक गया था। अचानक से वो सिल्वर ग्लो डिम होता है। सारी की सारी लाइट पपेट की बॉडी में एंटर करती है। भले ही सिल्वर ग्लो डिम हो गया हो, लेकिन जियान सेंस कर पा रहा था कि इस पपेट का ऑरा बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ है। क्लियरली ये सिल्वर लाइट इस वजह से कम हुई थी जिससे स्काई डीमन पपेट ज्यादा आई कैचिंग न लगे। अभी ये पपेट फ्लेम के अंदर फ्लोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ये बिना किसी सपोर्ट के हवा में खड़ा हो जाता है। इसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं देखी जा सकती। साथ ही में इसकी आंखें एकदम ब्लैक होल की तरह एम्प्टी थी। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। हम उसे अपनी जीभ को बाइट करते हुए देखते हैं। ऐसा करने पे कुछ फ्रेश ब्लड और कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आई थी। ये दोनों चीजें स्काई डीमन पपेट के फोरहेड पे लैंड करती हैं। कुछ ही सेकंड्स में इनने इसके फोरहेड को पेनिट्रेट कर दिया था। एंड में जाके वहां पे एक थंब के साइज का डार्क रेड ब्लड स्पॉट क्रिएट होता है। जियान की इस ब्लड के ड्रॉप ने बिना किसी रेजिस्टेंस के इसकी बॉडी में एंटर कर लिया था। इससे जो इम्प्रिंट बना था अब इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पे इसकी आंखों में हल्की सी लाइफ फ्लैश होती है। हम देखते हैं इसकी स्टैच्यू जैसी नेक को मूव होते हुए। अपना सर नीचे करके ये जियान को देखने लगा था, जो कि अभी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में उस पत्थर पे बैठा हुआ होता है। तुरंत ही जियान के सामने एक घुटने पे नील करता है। इसने अपने सर को जियान की तरफ नीचे झुका लिया था। जियान की आंखें भी बिल्कुल बंद थी। जब उसका स्पिरिचुअल ब्लड इस पपेट की बॉडी में एंटर किया था तो वो सेंस कर पा रहा था कि उसकी स्पिरिट 2 भागों में डिवाइड हो गई है, जिसमें से एक कंट्रोल करती थी उसकी एक्चुअल बॉडी। इसकी वजह से स्काई डीमन पपेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जियान अभी एक ऐसी वेग
एक फीलिंग को फील करता है जैसे वो एक बार में दो जगह पे मौजूद हो। सामने वाला पपेट उसके हर एक ऑर्डर को मानेगा, इवन अगर वो अपनी रियल बॉडी पे अटैक करने के लिए बोलता है तो ये पपेट बिना किसी हेजिटेशन के ऐसा कर देगा। खासकर जो इसके माथे पे स्पिरिचुअल सील इम्प्रिंट है, इस वजह से वो जियान का हमेशा एक बॉडीगार्ड बन के रहेगा। इसके अंदर कोई ऐसा विचार नहीं होगा जिससे वो जियान के ऑर्डर को ना माने। जब वो अपनी आंखें खोल के स्काई डीमन पपेट को देखता है जो कि अभी एक घुटने पे बैठा हुआ था, हम उसकी आंखों में एक फायरी हीट को देख सकते हैं। ओ हाँ, याद आया, इसे अर्थ डीमन पपेट कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि बैम्बू स्क्रोल के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये अभी स्काई की कैटेगरी में नहीं गया है। खैर, चाहे भले ये अर्थ डीमन पपेट हो, पर जियान यहाँ पे काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो सेंस कर पा रहा था कि इस अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ 5 या 6 स्टार के 2 जोंग से कम नहीं होगी। वो इस अर्थ डीमन पपेट को देख के हंसने लगता है। हम देखते हैं जियान को इस गुफा के अंदर जाते हुए। ये अर्थ डीमन पपेट उसके पीछे था। शायद एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जब ये पपेट अपने पैरों को जमीन पर रख रहा था, वहाँ पे एकदम स्पाइडर वेब्स की तरह लाइंस क्रिएट हो रही थी। ये देख के जियान बिल्कुल स्टैंड रह जाता है। अपने बोन विंग्स को फ्लैप करके वो हवा में आ गया था। उसी के साइड में बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ स्काई डीमन पपेट भी हवा में आ जाता है। जियान नीचे मैग्मा सी की तरफ पॉइंट करके बोलता है, पंच दिस। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, इस अर्थ डीमन पपेट की आंखें एकदम लाल हो गई थी। अपनी फिस्ट को क्लेंच करके वो आगे की तरफ पंच कर देता है। जैसे ही फिस्ट आगे की तरफ गई थी, इसने स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दिया था। हवा में भी एक आर्क क्रिएट हो गया था। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 फीट बड़ी हवा को कंप्रेस करता जा रहा है। हम देखते हैं इसे कैनन बॉल की तरह मैग्मा में स्मैश होते हुए, जहाँ से एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस साउंड बाहर आया था। इस पंच की वजह से इस मैग्मा वर्ल्ड में इतनी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं कि इन वेव की वजह से ऊपर स्काई की टावर का होल भी हिलने लगता है। इतनी बड़ी फायर वेव को क्रिएट होते हुए देख जियान काफी शॉक्ड फील करता है। वो मनी मन में कहता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। अभी जिस अटैक को अर्थ डीमन पपेट ने आगे की तरफ शूट किया था, उससे कोई 2 या 3 स्टार का दोजोंग काफी सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। अगर वो इंसान ज्यादा अनलकी हुआ तो फिर इस पंच से उसकी जान भी जा सकती है। जियान को समझ में आता है कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही ये पपेट स्किल कितनी टेरिफाइंग है। और तो और जियान का ये पपेट बस अर्थ लेवल पे पहुंचा था। वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि स्काई डीमन पपेट कितना पावरफुल होगा। ये सोच के उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना सिर हिलाता है। आखिरकार एक अर्थ लेवल के पपेट को रिफाइन करने के लिए उसे एक 7 स्टार के दोजोंग की कॉर्प्स की जरूरत पड़ी है। साथ ही में लेवल 7 के मॉन्स्टर कोर और एक इलाइट दोजोंग की स्पिरिट को कैसे भूल सकते हैं। अगर जियान सच में स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करना चाहता था तो फिर उसे कम से कम एक दोजोन की कॉर्प्स चाहिए होगी, जिसके साथ रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर और एक दोजोन की स्पिरिट। ये सोच के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्वेट आ गया था। हिंदी में बोले तो फटके हाथ में आ गई थी। वो चुपचाप से इन अनरियलिस्टिक थॉट्स को बाहर फेंकता है। एक इशारे के साथ ही ये डीमन पपेट उसकी स्टोरी रिंग में चला गया था। यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि कोई अलाइव चीज स्टोरी रिंग में नहीं रखी जा सकती। अच्छी बात यह है कि अर्थ डीमन पपेट बस एक पपेट ही है जिसमें किसी भी तरीके की कॉन्शियसनेस नहीं है। हम जियान को अपनी स्टोरी रिंग को रब करते हुए देखते हैं। जियान कहता है, फाइनली मैंने इस अर्थ डीमन पपेट को रिफाइन कर लिया है। अब बारी आ चुकी है उस हेवन सोर्ड ब्लड बोन पिल की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो इस लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो एक शायरी है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो फिर लड़की के चक्कर में जियान को ये सब करना पड़ेगा। यार मैं पर्सनली चाहता था कि यूनियन और जियान का मैटर आगे बढ़े, पर ये नालायक VDTH वाले मानते ही नहीं है। इस चीज का ऑनेस्टली मुझे काफी रिग्रेट होता है। अब तुम्हारे क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही में विद्वान लोग कमेंट्स में बताओ कि अपनी हेल गार्डन फैमिली को और एक्सपेंड कैसे किया जाए। अच्छे सजेशंस को मैं हाईलाइट करूंगा। अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को तुमने नहीं देखा है तो फिर लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। राइट साइड में मैं अवेलेबल करवाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर स्टोरी के आगे बढ़ना है तो राइट में क्लिक करो, पिछले एपिसोड के लिए लेफ्ट में। और जिन्हें स्टोरी अभी तक समझ में नहीं आ रही है वो डिस्क्रिप्शन में जाके BDTH नोवेल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। सो डू चेक दैट आउट। अब मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।